जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार नहीं है। ऑप्शन से हमारे पास प्रेरणा की सीमा, बी विद्यालय का असहयोग, सी शारीरिक सीमा और डी ज्ञान की सीमा। तो विद्यालय का सहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए गेट्स व अन्य के द्वारा, बी मार्गन और गिलीलैंड के द्वारा और सी स्किनर के द्वारा और डी क्रान बैंक के द्वारा। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, गेट्स व अन्य। आगे बढ़ते हैं कि स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण मापन करता है। ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण का मापन, स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि का मापन करता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, बुद्धि का मापन करता है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में स्टैनफोर्ड बी ने साइमन की मदद से फ्रांस में किया गया था। इस बुद्धि परीक्षण को बीने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। ऑप्शन से पहला फ्रायड, बी युंग, सी मन, डी आलपोर्ट। तो मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी तीनों रूप में किया था। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, युंग। अगला प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। ऑप्शन से आर्थिक तत्व, बी ऑप्शन सामाजिक परिवेशन तत्व, सी शारीरिक तत्व और डी वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगला, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन ए कि मानसिक विकास में भिन्नता का नियम, बी अनियमित विकास का नियम, सी द्रुतगामी विकास का नियम और सी कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम अनियमित विकास का नियम है। मनुष्य में अन्य प्रजातियों की अपेक्षा शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा, अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन से अनुकूल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी निरंतर विकास का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो अनुकूलित प्रत्यावर्त का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, यह अधिगम से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, अनुकूलित प्रत्यावर्त का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत नहीं बल्कि अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं प्रकट होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन से गैलेस के द्वारा, बी हरलाक के द्वारा, सी मेरिथित के द्वारा और डी डगलस और हॉलैंड के द्वारा। तो हरलाक ने बालक के विकास को प्रभावित करते हुए लिखा था कि विकास का अर्थ बढ़ने से नहीं है बल्कि इसका तात्पर्य परिपक्वता की ओर परिवर्तन की विकास क्रम से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि इसका विकास के परिणाम स्वरूप को विशेषता बताया था हरलाक महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरलाक। आगे की मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने किया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा, मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियां 14 थी, जैसे पलायन, उत्साह, निवृत्ति, पुत्र कामना, शरणागत, काम प्रवृत्ति, जिज्ञासा, दीनता, आत्मगौरव, सामूहिकता, भोजन व्यसन, संग्रह, रचना, हास्य इत्यादि 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों को बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी द्वारा वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु की चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। ऑप्शन डिम्बल का, बी रास का, सी मन का और डी मैकडूगल का। तो कह रहे किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है,
यह कथन डिम्बल का है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, डिम्बल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सीखने की एक प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन से तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, यह सीखने के गौण नियम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम गौण नियम के अंतर्गत आता है, मुख्य नियम में नहीं। आगे बढ़ते हैं, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे के लिए हिंदी के डॉक्टर एस जलोटा में कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि का प्रशिक्षण, बी समाधान मानसिक योग्यता का परीक्षण, सी आर्मी अल्फा परीक्षण, और डी चित्रांकन परीक्षण। तो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एस जलोटा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1951 ईस्वी में किया था। यह 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया था। यह परीक्षण जो था हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में था। यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण का नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा गया था। तो सामूहिक बुद्धि का मान ऑप्शन इसका बी सही, साधारण मानसिक योग्यता रखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन से पहला थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी वर्नर, और डी स्टर्न। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था यह स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन से सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, बी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है, सी सीखने का क्लासिक सिद्धांत पॉलाव का है, और डी सीखने का समग्र सिद्धांत हल का है। तो सीखने का समग्र सिद्धांत जो है यह सूझ का अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन है, जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर द्वारा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही नहीं है। ये सीखने का समग्र सिद्धांत ये गेस्टाल्टवादियों का है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आगे की निम्न में से कौन सा, निम्न में इनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन क्रो एंड क्रो का, बी गॉल्टन का, सी रास का, और डी वुडवर्थ का। तो सृजन शास्त्र का पिता फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक गॉल्टन के नाम से जुड़ा है। तो ऑप्शन से यहाँ बी से हो जाएगा, गॉल्टन। आगे की ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी। पहला क्रेस्मर, बी यूंग, सी कैनन, और डी स्पेंजर। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा मनोवैज्ञानिक कैनन ने किया था। क्रेस्मर ने शारीरिक रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व के 3 भागों में बांटा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा, कैनन। आगे बढ़ते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन कोल एवं ब्रुस के द्वारा, बी डेवहल के द्वारा, सी डिहान का, और डी क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया यह कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो के द्वारा। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में से संबंधित है। पहला ऑप्शन से बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, और मध्य किशोरावस्था से। तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति जो होती है वो पूर्व किशोरावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था। आगे की सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन सीखने का वक्र, सी सीखने का पठार, सी स्मृति, और डी अवधान। तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे हम सीखने का पठार कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीखने का पठार। अगला है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र प्रतिपादन सबसे पहले विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में किया था।
इसका सूत्र है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सबसे पहले इस सूत्र का प्रयोग 1916 ईस्वी में टर्मन ने किया था। 1916 में टर्मन ने किया था। अगला प्रश्न है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन से कोलर, बी पावलोव, सी थॉर्नडाइक और डी गेस्टाल्ट। तो सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी वैज्ञानिक सबसे पहले थॉर्नडाइक ने 1913 ईस्वी में किया था। 1913 में किया था सबसे पहले थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे की सामान्य संयुक्त कोशिका के गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। पहला 22, बी ऑप्शन 23, सी 24 और डी इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य संयुक्त कोशिकाओं के गुणसूत्र में 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा 23। आगे बढ़ते हैं कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत और डी अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन से डी सही होगा अधिगम का सिद्धांत। आगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन से पहला हल ने, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक ने, सी ऑप्शन सेगाल्ट ने और सी डी स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वे थे स्किनर। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा स्किनर। आगे की बुद्धि लब्धि, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो वे थे कैटेल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक बी आर कैटेल द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे के शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? पहला ऑप्शन समझ के सुधार के लिए, बी अनुप्रयोग के लिए, सी सृजनात्मकता के लिए और डी समस्या समाधान के लिए। तो एलेक्स एस आसबर्न ने अपनी पुस्तक सृजनात्मकता समस्या समाधान में शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता सुधार हेतु किया था। तो ऑप्शन से यहाँ सी हो जाएगा सृजनात्मकता। आगे बढ़ते कि निम्न में से गोलमैन किससे संबंधित है? पहला सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। तो डैनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने से है। ऑप्शन से यहाँ बी सही हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि से। आगे के निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? पहला ऑप्शन से अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी समान अवयवों का सिद्धांत, सी ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क हॉल द्वारा 1943 में दिया गया था। 1943 में दिया गया था। इससे तीनों से भिन्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अगला है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? पहला ज्ञान, बी ऑप्शन बोध, सी अनुप्रयोग और डी विश्लेषण। तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक प्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया था, जो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। इनमें से ज्ञान संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा ज्ञान। अगला और लास्ट प्रश्न है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है तो यह उदाहरण होगा। पहला ऑप्शन है कि क्षैतिज अधिगम अंतरण का, बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, सी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और डी कोई भी अधिगम अंतरण नहीं होगा। जब एक बालक साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ऊर्ध्व अधिगम सीखने की एक समांतर स्तर है। यह एक उच्च स्तर से सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का।